एपिसोड 328। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया ने अपने नेक्स्ट गाने के लिए डेट दे दिया था और उधर रेहान किया को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अब आगे जैसे ही किया हाल में आती है तो बेला उसे देखकर खुश हो जाती है। जैसा कि किया ने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके दोस्त भी आकर वहाँ उसके साथ सेट रहने लगे थे। अब सब लोग काफ़ी ज़ोर शोर से अपने काम में लग गए थे। जैसा कि 10 दिन का वक्त बहुत ही कम था। धीरे धीरे देखते देखते 5 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से बेला बोलती है, किया क्यों नहीं तुम इस बार सबके सामने आ जाओ। उसकी बातों को सुनकर किया सोचने लगती है, क्या उसे सच में सबके सामने आना चाहिए? क्या वह वक्त आ गया है? लेकिन वह कहती है कि नहीं, शायद मुझे अभी नहीं आना चाहिए। तभी बेला बोलती है कि नहीं किया, तुम काफ़ी दिनों से मुझे कुछ अपसेट दिखाई दे रही हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी प्रॉब्लम में हो। उसकी बातों को सुनकर किया को फिर से पिछली यादें आने लगती है। वह तुरंत ही उन यादों को झटक देती है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके काम के टाइम पे यह यादें उसे परेशान करे। वह बेला की ओर देखती है और बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। बेला भी उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती है और वह उसकी बातों को मान जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी यह फ्रेंड जब तक न चाहे तब तक वह कुछ भी जानकारी नहीं हासिल कर सकती है। वह चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले कि किया के बारे में जानकारी उसे मिल सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किया ना चाहे और कोई उसके बारे में जानकारी निकाल ले। वहीं बेला उसे कहती है कि देखो यार, तुम अभी तक सरगम की आइडेंटिटी से यहाँ पर फेमस हो, जिस वजह से सभी लोग यही जानते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छी गायिका हो, बहुत ही अच्छे गाने गाती हो, तुम सबके दिलों पर राज करती हो। लेकिन क्या उनके दिल में यह बात नहीं आती है कि वह अपनी आइडियल को एक बार देखे? देखो तो उन लोगों ने कितने सारे कमेंट्स किए हैं। ऐसा कहकर वह अपना लैपटॉप किया की ओर कर देती है, जिसपे किया के फ्रेंड के बहुत सारे कमेंट्स थे, जिसमें वह लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ आप एक बार हमारे सामने आइए, हम आपको देखना चाहते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट कम से कम लाखों में आई थी, लेकिन उसमें एक ख़ास बात यह थी कि सभी ने उससे दिल से रिक्वेस्ट किया था कि वह उससे यह नहीं कहेंगे कि वह अपना फेस उसके सामने रिवील करे, लेकिन फिर भी वह उनके सामने आए और एक कॉन्सेप्ट करे जिसमें वह उसके साथ कुछ पल बिता सके। वह उनकी सबसे प्यारी सिंगर है, जिसे वह दिल से प्यार करते हैं, इसलिए सिर्फ एक बार उनकी रिक्वेस्ट मान लेंगे। इसके बाद वह कभी भी उसे सामने आने को नहीं कहेंगे। इसमें कई लोगों ने यह भी कमेंट किया था कि हमें पता है आप अगर हमारे सामने नहीं आ रही हैं तो ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। लेकिन फिर भी हमारी दिल से यही इच्छा है कि आप एक बार हमारे सामने आएँ। वहीं उन कमेंट्स को देखकर किया को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। इन सब ने उसे कितना रिक्वेस्ट किया है। वहीं बेला बोलती है कि देख यार, यह सब तेरे फ़ैन हैं और यह सब तुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। एक बार उनके सामने आने में कोई गलत नहीं होगा और तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो खुद इतनी ज़्यादा कैपेबल हो कि कोई ख़तरा तुम्हारे सामने कभी नहीं आ सकता है। अगर आ भी गया तो तुम उसे आराम से हैंडल कर सकती हो। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि सिर्फ तुम उनके सामने जाओ। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम अपना फेस उनके सामने रिवील करो, तुम मास्क में भी तो उनके सामने जा सकती हो, जिससे तुम्हारे फैन का दिल भी
रह जाएगा और तुम किसी के सामने भी नहीं आओगी। उसकी बात को सुनकर किया सोचने लगती है क्या इस बार उसे सामने जाना चाहिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह कहती है कि ओके ठीक है, मैं इस बार एक कॉन्सेप्ट रखती हूँ। यानी जो गाना अभी तक वह अपने कंपनी के अंदर गाने वाली थी, अब वह पब्लिक के सामने लाइव कॉन्सेप्ट करने वाली है। इस वजह से हो सकता है कि एक बहुत ही बड़ा धमाल मच जाए। वहीं जैसे ही बेला सुनती है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वह दिल से चाहती थी कि उसकी दोस्त जो सभी के सामने अभी एक रहस्य बनकर है, उसकी थोड़ी सी तो आइडेंटिटी पब्लिक के सामने आए, जिससे उसके नाम का फ़ायदा कभी कोई ना उठा सके। और अगर एक बार पब्लिक किया के फिगर को देख लेगी तो वह अच्छे से जान जाएगी और समझ लेगी, फिर दोबारा उन्हें धोखा देने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि कुछ समय पहले किसी ने सरगम के पहचान से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, जिस वजह से एक बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया था। लेकिन बाद में बेला ने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि सरगम कभी भी अपने फैन का कोई भी फ़ायदा नहीं उठाती है। इस वजह से आप लोग इस धोखे में बिल्कुल ना फंसिए। यह कि ज़रूर किसी की साजिश है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए। इस तरह का स्टेटमेंट उसने दिया था, तब जाकर सबको क्लियर हुआ था कि अभी तक जो अफवाहें फैली थी वह बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उनसे हेल्प के तौर पर उसने कुछ गिफ्ट्स मांगे थे और उसने यह बताया था कि वह बहुत मुसीबत में है, जो कि सरगम के नाम से पोस्ट किया गया था, जिस वजह से पब्लिक भी उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही यह बात तूल पकड़ती है तो चारों तरफ मीडिया से लेकर पब्लिक तक शोरगुल मचने लगता है। और जब यह बात बेला को पता चलती है तो बेला तुरंत ही एक्शन में आती है और इस बात को साफ साफ नकार देती है कि सरगम का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सरगम ऑलरेडी एक बड़े पावरफुल बैकग्राउंड से आती है, इसलिए उसे पैसों की और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि वह चाहे अकेले ही बहुत से लोगों की मदद कर सकती है और वह ऐसा करती भी है, लेकिन वह बहुत ही सीक्रेट है, जिस वजह से कोई भी नहीं जानता है कि वह किस तरीके से लोगों की मदद करती है। पर वह दिल की बहुत अच्छी है और उसने बहुत सारे अनाथालय और स्कूल खोल रखे हैं, जिसमें वह अपने पैसों को लगाती है। वह चैरिटी भी करती है और बहुत सारे पैसों को दान भी करती है। इस वजह से इस तरह की अफवाहें उनके खिलाफ न फैलाई जाए, वरना जो भी व्यक्ति इसके तहत पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जिसने भी यह पब्लिश किया है उसके खिलाफ नोटिस भेज दी गई है। बिना जाने समझे इसे पब्लिश नहीं करना चाहिए था। ऐसी न्यूज़ लोगों को भड़काने के लिए होती है और लोगों के बीच मतभेद पैदा करती है। इस वजह से यह बात बहुत ही जल्दी दब गई थी और वहीं लोगों को पता चल चुका था कि सरगम कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, वह काफ़ी बड़े बैकग्राउंड से है। इस वजह से अब वह लोग और भी सरगम को देखना चाहते थे कि सामने आने पर ही यह पता चल सकता है कि उनकी आइडियल का बिहेवियर कैसा है, वह उनके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। वैसे उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी आइडियल बहुत ही अच्छी और नेक दिल की होंगी, लेकिन अभी उन लोगों ने उसे एक बार भी नहीं देखा है। वहीं जैसे ही बेला
यह स्टेटमेंट देती है कि आने वाले इस हफ्ते में सरगम लाइव कॉन्सेप्ट करने वाली है। वैसे ही चारों तरफ तहलका मच जाता है। ऑनलाइन यह न्यूज़ सभी जगह फैल जाती है। इंटरनेट की दुनिया में बवाल मच जाता है। चारों तरफ यह न्यूज़ फैल गई थी कि सरगम लाइव आने वाली है। यह बात बहुत से देशों को नेट के जरिए पता चली थी। सर्च ट्रेंडिंग पर यह बात थी। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, हैच हैच सरगम लाइव आने वाली है। दूसरा कमेंट, हैच हैच अरे यार, यह तो मेरा सपना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस ज़िंदगी में सरगम को लाइव देख पाऊँगा। हैच हैच अरे यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आँखों पर। जब मैंने यह न्यूज़ देखा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं तो ज़रूर मॉरिशस जाऊंगा और एक बार अपनी आँखों से उसे देखना चाहूँगा। आखिर में हमारी गॉड गिफ्टेड, हमारी जान, हमारी बेस्ट आइडियल कैसी है। यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका होगा। वहीं दूसरा कमेंट, हैच हैच मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और मैं सरगम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उसे दिल से प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि इस बार का कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर अटेंड कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी से ही वहाँ आने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह के लाखों करोड़ों कमेंट इस समय ट्रेंडिंग लिस्ट पे बने हुए थे। सभी लोग एक दूसरे से अपनी राय साझा कर रहे थे। सभी लोग एक दूसरे को अपने अपने पसंद के बारे में बता रहे थे। इन सब में कुछ था तो वह यह था कि सरगम का नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में सर्च कर रहा था। मीडिया में बवाल मचा हुआ था क्योंकि इस बार सरगम लाइव आने वाली थी। बहुत से देशों की जान थी वह। और अब तो आम पब्लिक ही नहीं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन और बड़े से बड़े माफिया लोग भी, जो सरगम के गाने के दीवाने थे, वह लोग भी इस कॉन्सेप्ट में आना चाहते थे। इस वजह से मॉरिशस सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अचानक से इतनी सारी संख्या का वहाँ पर इस तरह से आ जाना, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखा था। जिस वजह से उन लोगों ने बेला को नोटिस भेजा था, क्योंकि बेला सरगम की पर्सनल असिस्टेंट थी। यह सारे काम वही संभालती थी। जैसे ही सरकारी नोटिस बेला के पास जाता है तो वह उसे किया को बताती है। तभी किया उसे बोलती है कि वह यह सब बात संभाल लेगी, उसके लिए तुम टेंशन ना लो। वैसे भी किया इस वक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की अच्छी दोस्त थी, क्योंकि वह अपनी इस आइडेंटिटी से नहीं, बल्कि अपनी मेडिकल डॉक्टर वाली आइडेंटिटी से उसे जानती थी। और उसे पूरा यकीन था कि जब वह उससे बात करेगी तो यह कंट्रोवर्सी कम हो जाएगी और वह उसकी हेल्प के लिए, अपनी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार थी। किया ने उससे कांटेक्ट किया और जैसे ही पता चला कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, तो प्रधानमंत्री पद पर बैठे उस व्यक्ति ने बहुत ही इज्जत से उससे बात की। और जब बात क्लियर हो गई तो किया ने उन्हें
पर्सनली यह मामला हैंडल करने का प्रस्ताव भेजा और कहा कि वह यह मामला खुद ही हैंडल कर लेगी, क्योंकि यह मुसीबत उसकी वजह से आई है। इसलिए वह अपने लोगों को यहाँ की सुरक्षा के लिए तैनात करना चाहती है। वहीं उस इंसान के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वह उससे बोलता है, क्या तुम यह सब हैंडल कर लोगी? पर जानती हो इसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? किया बोलती है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है, और मैं कब कह रही हूँ कि यह मैं अकेले ही हैंडल करूँगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वैसे भी यह देश तुम्हारा है, तो तुम्हें खुद ही इसे आगे बढ़कर निपटना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एक बार के लिए सामने वाले व्यक्ति का मुंह बन जाता है और वह बोलता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदल सकती हो। वहीं किया उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर मैं बदल गई तो फिर मैं किया नहीं रह पाऊंगी। तो वह भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन चलो ठीक है। वैसे भी तुमने जो आफत बुला रखी है उस सबको तो मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा। तब किया बोलती है, फिर तुमने नोटिस क्यों भेजा? तो वह कहता है कि हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई। किया को समझ नहीं आता कि वह हंसा क्यों। तो वह अपनी हंसी को रोककर बोलता है कि देखा मेरे नोटिस भेजने का नतीजा। तुम इतने सालों से मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही थी और मुझे अच्छे से पता था जब मैं यह नोटिस भेजूंगा तो तुम मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करोगी। अब समझ में आया कि मैंने नोटिस क्यों भेजा। उसकी बातों को सुनकर किया का मुंह बन जाता है। वह पहले ही समझ चुकी थी कि इस पागल इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वह उससे अभी बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी, जिस वजह से इस आदमी ने यह तरीका अपनाया था। किया बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार से अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वहीं उसकी बातों को सुनकर दूसरे साइड वाला व्यक्ति का मुंह बन जाता है और वह मन में ही बोलता है, घमंडी लड़की कहेगी, यह मुझे माफ़ करेगी। ये नहीं बोलती है कि मैं इसे माफ़ कर रहा हूँ। इतने सालों से मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया और जब मैं इससे मिलने के लिए बोल रहा हूँ तो यह मुझे मना कर रही है। फिर वह बोलता है कि ठीक है, तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं ही तुमसे मिलने आ जाता हूँ। फिलहाल तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ ठहरी हुई हो। उसकी बातों को सुनकर किया का मन तो नहीं था कि इसे बुलाए, क्योंकि यह एक नंबर का बकबक वाला इंसान था, लेकिन सिर्फ यह किया के लिए था। वैसे तो वह दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन जब भी वह किया के सामने आता था तो वह बिल्कुल एक मासूम सा बच्चा बन जाता था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह किया के बड़े भाई के समान तो था ही, लेकिन फिर भी वह किया की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वह मौत की कगार पर था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस वक्त किया उसकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई थी और उसने उसकी जान बचाई थी, जिस वजह से वह हमेशा किया का एहसानमंद रहता है। और उसने उस समय वचन दिया था कि अगर उसे कभी उसकी जान की भी ज़रूरत पड़ेगी तो यह उसका दिया हुआ एहसान वह उसी वक्त उतार देगा, क्योंकि वह बहुत ही खुददार किस्म का इंसान था। वहीं किया को भला उससे क्यों दोबारा ज़रूरत पड़ने वाली, इसलिए आज तक उसे कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से वह लोग ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहे, लेकिन जब तक वह कॉन्ट्रैक्ट में थे वह एक अच्छे दोस्त की तरह ही रहते थे। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह उम्र में उससे कितना बड़ा है। वह तो सामने वाले के व्यवहार को देखकर ही उसके साथ व्यवहार करती थी। बस यही कारण था जो वह उससे मिलने के लिए इतना ज़्यादा परेशान था। वैसे भी यह सरकारी काम था, उसे ना चाहते हुए भी यह करना ही पड़ेगा, इसलिए उसे
नोटिस भेजनी पड़ी थी, क्योंकि उसके भी ऊपर कोई था और उसे भी जवाब देना था। जिस कुर्सी पर वह बैठा था उस कुर्सी की बहुत सारी जवाबदेही होती है और जनता को उसका जवाब देना पड़ता है। जवाबदारी एक ऐसे शख्स की जो उस कुर्सी पर बैठा है, जो जनता के लिए उनका नेता है, और भला वह जनता को कैसे इग्नोर कर सकता है। वही किया उसे अपना एड्रेस सेंड कर देती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और उसने सोच लिया था कि वह जल्दी ही किया से मिलेगा, वरना कब यह भाग जाएगी। यह लड़की का कोई भरोसा नहीं है। किया ने बेला को बताया कि सब कुछ ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने कुछ लोगों को यहाँ बुलाना पड़ेगा। जल्दी ही उन्हें आने के लिए ऑर्डर दे दो, क्योंकि यहाँ पब्लिक की भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिस वजह से हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो, और मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। यहाँ की पब्लिक परेशान हो सिर्फ हमारे इस एक कॉन्सेप्ट की वजह से। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसकी बातों से बेला भी सहमत थी, इसलिए वह तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। दूसरे देशों में रह रहे अपने गार्डों को तुरंत ही मैसेज करने के लिए। जल्दी ही वह दिन भी बीत जाता है। इस तरफ दूसरे तरफ रेहान, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जब उसे पता चला कि वह घटिया लड़की उसके घर पर बैठी हुई है, उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद वह अपने घर पहुंचता है। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके वह कैसे उसके घर में सुख से बैठी है। इस वक्त वह पूरा नर्क का देवता दिख रहा था। वह तुरंत ही अपने गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वह हॉल में आता है तो उसकी नज़र अपनी माँ और उसके बगल बैठे क्यारा पर पड़ता है। वह क्यारा को देखकर बौखला जाता है। उसकी हंसी उसके खून को खौलाने का काम कर रही थी। क्यारा इस समय मनीषा जी से बैठकर बनावटी हंसी हंस रही थी। वह उनसे बातें कर रही थी और उनकी बातों पर न चाहते हुए भी बनावटी हंसी दे रही थी, क्योंकि उसका पहला काम मनीषा जी को ही इम्प्रेस करना था। और वहीं मनीषा जी उसके इरादों से बिल्कुल अनजान आराम से उससे बातें कर रही थी। वहीं जैसे ही रेहान अंदर आता है तो अचानक उन लोगों को लगता है कि यहाँ का माहौल ठंडा हो गया। तभी मनीषा जी पीछे मुड़कर देखती हैं तो रेहान अंदर की ओर ही आ रहा था। उसकी आंखें इस समय आग उगल रही थी। इस समय उसका चेहरा बहुत ही भयानक बना हुआ था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए मनीषा जी भी डर जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रेहान ऐसा क्यों है। वहीं क्यारा जैसे ही रेहान को देखती है वह तो थर-थर कांपने लगती है। उसे अंदाज़ा लग गया था कि रेहान यहाँ क्यों आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ रुकी हुई थी और उसे यह भी पता था कि रेहान यहाँ जल्दी नहीं आता है, जिस वजह से तो वह यहाँ पर छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह रेहान की नज़रों को देखती है तो उसे लगता है कि उसके रीढ़ की हड्डी अकड़ गई है। एक अनजाना सा डर उसके मन में घर कर जाता है। वह अपनी आंखों को एक पल के लिए भी
रेहान की तरफ उठाकर और नहीं देख सकती थी। तुरंत ही वह अपनी नज़रें झुका लेती है। इस समय उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहीं मनीषा जी अपने बेटे को देखकर बोलती है, रेहान क्या हुआ? तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो बेटे? आखिर में क्या बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? वहीं रेहान अपनी माँ की बातों को सुनता तो है, पर वह उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है और वह अपने कदमों को धीरे धीरे कर क्यारा की ओर बढ़ाने लगता है। वहीं जैसे ही क्यारा देखती है कि रेहान उसी की ओर आ रहा है, तो वह धीरे धीरे पीछे होने लगती है। इस वक्त उसे सच में रेहान से बहुत डर लग रहा था। वह रेहान से प्यार तो करती थी, लेकिन उससे डरती भी बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से आज तक वह रेहान से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी। लेकिन पता नहीं कैसे वह किया को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने यह कांड कर दिया था। लेकिन उसे अच्छे से पता था जब रेहान को यह सब पता चलेगा तो उसकी खैर नहीं। और अब वही वक्त था। तभी रेहान उसके पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? वहीं उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ठंडा और ख़तरनाक थी कि एक पल के लिए तो क्यारा के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कोई जवाब दे। रेहान देखता है कि वह अब भी खामोश है, तो वह गुस्से में अब की बार चिल्लाकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जैसे ही मनीषा जी देखती हैं कि रेहान उस पर गुस्सा कर रहा है और क्यारा कैसे डर रही है, तो वह बीच बचाव करते हुए बोलती है कि रेहान बच्चा, यह क्या बात है? तुम किस लहजे में उस बच्ची से बात कर रहे हो? तुम शांत हो जाओ। वहीं रेहान गुस्से में अपनी माँ की ओर देखता है और बोलता है, माँ आज आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपसे इस लहजे में बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आज आप बिल्कुल खामोश रहिए। आज आप इस लड़की को नहीं बचा सकती हैं। आपको नहीं पता है कि इसने क्या किया है। उनकी बातों को सुनकर अब मनीषा जी को भी डाउट होने लगता है कि रेहान का गुस्सा शायद क्यारा की वजह से है और ज़रूर क्यारा ने कुछ ऐसा किया है जिससे रेहान नाराज़ हो गया है। लेकिन बात यह है कि रेहान इतनी जल्दी किसी बातों पर नाराज़ नहीं होता है। तो ऐसा क्यारा ने क्या कर दिया है जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। वहीं रेहान की आवाज़ सुनकर अब तक दादी और दादाजी भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और रेहान के पापा भी, जो अभी अभी अपने कमरे में गए थे, वह भी बाहर आ जाते हैं। वह सब देखते हैं कि रेहान किस तरह गुस्से से क्यारा को घूर रहा है। वहीं क्यारा की तो सांस ही अटक गई थी। उसने नहीं सोचा था कि रेहान सबके सामने उसे इस तरह से जलील करेगा। वह रेहान से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह हकलाते हुए बोलती है कि वह मैं यहाँ आंटी जी से मिलने आई थी। उसके इस तरह हकलाता हुआ देखकर रेहान फिर से गुस्से में बोलता है कि जब तुम मिलने आई थी तो मिल ली थी ना, फिर चली जाती तो तुम्हें यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। वहीं उसकी बातों को सुनकर क्यारा को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, लेकिन फिर भी उसे कुछ तो जवाब देना था, वरना उसके सामने खड़ा यह जल्लाद उसे छोड़ने वाला नहीं है। क्यारा फिर से डरते हुए बोलती है कि वह मैं तो जा रही थी, पर आंटी जी ने मुझे रोक लिया, जिस वजह से मैं उन्हें ना नहीं कर पाई और मैं यहाँ रुक गई। वहीं मनीषा जी का तो मुंह देखने ही लायक था। वह भला इस लड़की को क्यों रोकेगी? जब से आई है उन्हें इरिटेट करके रख दी है। हर पल उनके आगे पीछे चापलूसी करते फिरती है। अब तक इन दिनों मनीषा जी को भी थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया था कि क्यारा हद से ज़्यादा इरिटेटिंग है और वह उसकी चापलूसी कर रही है। और दूसरी बात यह भी थी कि अब मनीषा जी क्यारा को बिल्कुल भी अपने बहू के रूप में पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें तो किया जैसी नायाब हीरा मिल गया था, तो भला वह क्यारा को उसके आगे क्यों पसंद करेगी। इस वजह से अब उनके देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया था। वहीं क्यारा की बातों को सुनकर रेहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी माँ की ओर देखता है। मनीषा जी बेचारी, वह तो कुछ बोल ही नहीं पाती। अगर वह कुछ बोलेंगी तो क्यारा
ज़रूर उनके बेटे के कहर से नहीं बच पाएगी। वह क्या बोले उन्हें समझ नहीं आता है। अपनी माँ को इस तरह शांत देखकर रेहान को लगता है कि शायद उसकी माँ ने ही रोका होगा। वहीं रेहान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की। जैसे ही क्यारा यह सुनती है तो उसका शरीर कांप जाता है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि रेहान क्या बोल रहा है। वैसे भी उसे अच्छे से पता था रेहान सब कुछ पता कर ही लेगा, जिस वजह से तो वह डर कर यहाँ बैठी हुई थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रेहान इतना सब कुछ इतनी जल्दी पता कर लेगा, क्योंकि उसे तो अभी यह पता ही नहीं था कि किया रेहान को छोड़कर जा चुकी है, और जब उसकी ज़िंदगी उससे दूर चली गई है तो भला वह ऐसे शांति से कैसे बैठा रह जाता। उसे तो सब कुछ पता करना ही था, जो उसने पता कर लिया था। वहीं क्यारा को कुछ न बोलता देखकर रेहान गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने जो किया क्या उसके लिए तुम्हें एक पल के लिए भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसकी बातों को सुनकर अब क्यारा को बर्दाश्त नहीं होता। वह अपनी नज़रें ऊपर करती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू था। वह रोते हुए बोलती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। वहीं जैसे ही वह अपने मुंह से यह कहती है, यानी कि वह अपना जुर्म कबूल रही थी, रेहान की गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं रह जाता। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन होती हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाली। तुम मुझे पसंद करती हो तो पसंद करती होगी, लेकिन मैंने क्या कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? क्या मैंने तुमसे कभी यह कहा कि तुम मेरे पास आओ? क्या मैंने तुमसे यह कभी कहा कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ? फिर यह गलतफहमी तुमने कैसे पाल रखी है? मैंने तो हमेशा तुमसे दूरी बनाकर रखी, फिर तुम यह कैसे कह सकती हो? उसकी बातों को सुनकर क्यारा रोते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकती हूँ। वहीं मनीषा जी और राजेंद्र जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या हो रहा है। यह लोग किसकी बातें कर रहे हैं और यह किसकी ज़िंदगी और किसकी बातें हो रही हैं। सुरेंद्र जी भी आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह उनका बेटा किसकी बात कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो अभी तक कुछ भी नहीं पता था। वहीं दादी जी दादाजी को सब कुछ बता दी थी, जिस वजह से उन्हें पता था कि आखिर में यह किसकी बातें कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तभी मनीषा जी बोलती हैं कि रेहान बेटा, क्या बात है, तुम मुझे बताओ, आखिर में ऐसी क्या बात हो गई है और क्या किया क्यारा ने? आखिर में कौन सी बात है और क्यारा ने क्या ऐसा कर दिया है? उसकी बातों को सुनकर रेहान अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ, इस घटिया लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा मुझसे सब कुछ छिन गया। यह कहते वक्त उसके दिल का दर्द उसकी ज़बान पर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह अभी रो देगा। अपने बेटे को पहली बार उन लोगों ने इस तरह टूटते हुए देखा था। वहीं सुरेंद्र जी को भी अपने बेटे का यह दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर में क्या बर्बाद हो गया। सुरेंद्र जी तुरंत ही रेहान के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत कराते हुए बोलते हैं, रेहान, पहले तुम शांत हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ, क्या कर दिया इस लड़की ने। रेहान का गला इस वक्त भर गया था। वह कैसे बताए कि उसकी ज़िंदगी जिससे वह इतना प्यार करता था, इस घटिया लड़की की वजह से उसे छोड़कर चली गई है। वहीं क्यारा डर रही थी कि अगर इन लोगों को उसकी हकीकत पता चलेगी तो वह उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यारा का मन कर रहा था कि वह रेहान का मुंह बंद कर दे, पर उसकी इतनी हिम्मत कि वह उसकी ओर तो नज़रें भी उठाकर नहीं देख सकती है, तो उसका मुंह कैसे बंद कर पाएगी। वह बस मन में ही सोच रही थी। वहीं
अब रेहान खुद को नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन वह किसी के सामने अपनी वह साइड नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए अभी भी कठोर बना खड़ा हुआ था। वहीं मनीषा जी घबराते हुए बोलती हैं कि बेटा बताओ ना, क्या बात है। वहीं रेहान बोलता है कि क्या इस घटिया लड़की ने अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताया? वैसे भी बताएगी कैसे? कारनामे तो इसने किए हैं, तो कोई अपने गुनाह कैसे अपने मुंह से कबूलेगा? उसकी बातों को सुनकर क्यारा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी रेहान कहता है कि माँ, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मनीषा जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बर्बाद हो गया। अब उसे सच में अपने बेटे के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह बातों को क्यों गोल गोल घुमा रहा है, वह सीधी सीधी बात क्यों नहीं बता रहा है। दादी ने जब देखा कि रेहान अब बिल्कुल भी बोलने की कंडीशन में नहीं है, शायद वह इन तकलीफ भरे पलों को बयान नहीं कर पाएगा, इसलिए दादी खुद ही आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि बहू, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी इस लाडली चहेती दोस्त की बेटी ने क्या कुछ कर दिया है। रेहान की ज़िंदगी में तूफान मचा हुआ है। अपनी सास की बातों को सुनकर अब मनीषा जी के आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहता है। क्या उनकी माँ को भी सब कुछ पता है? यानी दादा और दादी जी को सब कुछ पता है, और वह कैसे माँ बाप हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। मनीषा जी घबराते हुए जल्दी से अपनी सासू माँ के पास जाती हैं और उनका हाथ पकड़कर बोलती हैं, माँ बताइए ना कि क्या हुआ, आखिर में रेहान ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या सब कुछ बर्बाद हो गया? क्या हो गया है? क्या बर्बाद हुआ है और क्यारा ने क्या किया है? वहीं दादी जी गुस्से से क्यारा की ओर देखते हुए बोलती हैं कि मैं तुमसे पहले ही बोल रही थी कि यह घटिया लड़की अच्छी नहीं है, यह बहुत ही चापलूस है। इसके अंदर से तो चापलूसी झलक झलक कर दिखती है, पर पता नहीं कैसे तुमने अपने आँखों में पट्टियाँ बांध रखी है जो तुम्हें इसकी चापलूसी नज़र नहीं आती है। यह बहुत ही चालाक लोमड़ी है। इसने ऐसी सेटिंग की कि हमारी किया बेटी ने रेहान को गलत समझ लिया और वह हमेशा हमेशा के लिए रेहान को छोड़कर चली गई। जैसे ही मनीषा जी यह सुनती है तो वह अवाक सी रह जाती हैं। अभी तक जो उनके हाथों की पकड़ अपनी माँ के हाथों पर कसी हुई थी, वह अचानक से छूट जाता है और मनीषा जी का हाथ ऐसे नीचे झूलता है जैसे मानो उनके अंदर जान ही नहीं रही हो। वह एकदम खामोश हो जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह खुद को संभालते हुए बोलती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किया ऐसी नादानी नहीं कर सकती है। उसे पता है ना कि मेरा बच्चा उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वह तो बचपन से ही उसे प्यार करता है। मैंने अपने बच्चे के आंखों में दर्द देखा है, हर पल का दर्द, और जब से वह उसकी ज़िंदगी में आई है मैंने अपने बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखा है। वह ऐसे कैसे बिना कुछ सोचे समझे छोड़कर जा सकती है? फिर वह गुस्से से क्यारा की ओर देखती हैं और बोलती हैं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने ऐसा क्या किया? मेरे बच्चों की ज़िंदगी में क्यों जहर घोर दी? तुम यहाँ क्यों आई थी? मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोरने आई थी। आज सच में मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसी लड़की को अपनी बहू बनाने की सोच रही थी। अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे किया जैसी बच्ची से मिला दिया, वरना मैं तो तुम्हारी हकीकत कभी भी ना देख पाती और तुम मेरे घर आने के बाद हम लोगों की ज़िंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर ना छोड़ती। इस समय क्यारा को उनकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। वह ऐसी नहीं थी, वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन वह ऐसी बन गई। आज अपने स्वार्थ में ऐसी बन गई। उसने प्यार ही तो किया था, कौन सा गुनाह किया था? क्यों उसे सब लोग गलत समझ रहे हैं? क्यारा की आंखों में आंसू था। वह आंसू भरी आंखों से मनीषा जी को देख रही थी। वह मनीषा जी को बहुत मानती थी और वह बचपन से ही उनके पास खेलते हुए बड़ी हुई थी, लेकिन आज उसने अपने स्वार्थ में आकर यह सब क्या कर दिया? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
और जब उसके माँ डैड को पता चलेगा कि उसने क्या किया है तो वह लोग भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। पर वह क्या करे, वह अपने प्यार के हाथों मजबूर थी। वह बिल्कुल भी रेहान के पास किसी को नहीं देख सकती थी। लेकिन बात अब यह नहीं है यार, यह सच में यहाँ क्यारा के साथ गलत हुआ या सही हुआ? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या क्यारा के साथ गलत हुआ? क्या ऐसा करने से क्यारा रेहान को पा सकती है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना कि क्या यह करना क्यारा के लिए सही था या गलत था। वहीं मनीषा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती हैं कि क्यारा, अब तुम बताओ मुझे, सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐसे दर्द भरी हो गई। तुम वाकई में एक घटिया लड़की हो। मैंने तुम पे बचपन से ही अपना प्यार लुटाया है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज के बाद तुम मेरी नज़रों के सामने कभी मत आना। मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपने बेटे के खिलाफ़ किसी को भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, चाहे वह मेरी अपनी दोस्त ही क्यों ना हो। और हाँ, अब तुम्हें हमसे रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुमने हमारे बेटे की ज़िंदगी में जहर ही घोर दिया है तो भला हम तुमसे किसी तरह का रिश्ता क्यों रखेंगे? निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मनीषा जी इस समय बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगी थी, जिस वजह से सुरेंद्र जी दौड़कर मनीषा जी के पास जाते हैं और उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस तरह से हाइपर होगी तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए अभी तुम शांत रहो। वहीं सुरेंद्र जी को भी इस समय क्यारा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कैसे उनके बेटे की ज़िंदगी को कंट्रोल करने चली थी? क्या वह कोई खिलौना था जिसे वह प्यार करती है तो वह हासिल कर लेगी? अरे जब सामने वाला उसे प्यार नहीं करता है तो वह कैसे उसे ज़बरदस्ती अपने से प्यार करने को मजबूर कर सकती है? वहीं रेहान तो बस शांति से खड़ा सारा नज़ारा देख रहा था। इस वक्त उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अब वह और कुछ करने के मूड में नहीं था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि मानो वह यहीं पर फूट फूट के रोने लगे और अपना सारा दुख दर्द अपने माँ बाप से बांट ले। लेकिन वह बचपन से ही एकदम से सख्त बना रहा था, इस वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। वहीं रेहान अब गुस्से से क्यारा की ओर देखता है और बोलता है कि तुम तुरंत यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर चली जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूँगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन रेहान उसे इतनी आसानी से माफ़ करने वाला नहीं था। यह तो बस अपने घर वालों की वजह से वह अपनी दूसरी साइड उन्हें दिखा नहीं रहा था। लेकिन क्यारा को क्या पता, जैसे ही वह यहाँ से बाहर जाएगी उसके साथ क्या होगा, उसे तो बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था। वह डरते हुए वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। वही दादी जी भी उसे बोलती है कि घटिया लड़की, अब यहाँ दोबारा मत आना, हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, तुम्हारी वजह से कितना कुछ बर्बाद हो गया। क्यारा इस वक्त रोते हुए वहाँ से जा रही थी। वह वहाँ से निकलकर तुरंत ही बाहर की ओर दौड़ जाती है। वहीं कोई भी गार्ड उसे नहीं रोक रहे थे। वह सब अजीब नज़रों से क्यारा को देख रहे थे। अब तक क्यारा ने अपनी एक अच्छी छवि बना रखी थी। यह सारे गार्ड उसे पहले से ही पहचानते थे, क्योंकि यह पुराने गार्ड थे। इस वजह से वह क्यारा को अच्छे से पहचानते थे, पर वह बिल्कुल रोबोट की तरह अपनी जगह पर खड़े थे। क्यारा जैसे ही मेन गेट से बाहर निकलती है, अभी वह कुछ दूर चल ही पाती कि तभी अचानक से उसके सामने एक वैन आती है और उसमें से 2 लोग नीचे उतरते हैं। वह क्यारा को तुरंत ही उस वैन में घसीट लेते हैं। क्यारा को वैसे भी अभी कोई सुध बुध नहीं था। वह तो यह भी भूल गई थी कि वह अपनी गाड़ी से आई है, जो कि पार्किंग में पार्क है। लेकिन वह सुध बुध खोए वहाँ से पैदल ही निकल आई थी।
और जैसे ही वह बाहर आई तो यह गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उसे अंदर खींच ले गई। अब यह कौन था, यह तो आप लोग समझ ही चुके थे। जी हाँ, यह रेहान के लोग थे जो उसे लेकर अब उसके डार्क विला जाने वाले थे, क्योंकि क्यारा की पनिशमेंट इतनी कम तो नहीं होने वाली है कि बस घर से कहाँ निकल जाओ, और वह आराम से निकल गई। अब जब उसने ऐसी हरकत की है तो रेहान उसे छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि वह रिश्तों की अहमियत रखता है, इसलिए वह उसे जान से तो नहीं मारने वाला है, लेकिन वह उसे ऐसी पनिशमेंट देगा जिससे उसके दर्द का एहसास उसे भी होगा। उसने उसे कितना तकलीफ़ पहुंचाया है, उसने उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली है, तो अब उसे भी तो थोड़ा दर्द का एहसास हो। बस इसी वजह से रेहान ने उसे किडनैप करवा लिया था। वहीं क्यारा जैसे ही उनके हाथ लगती है तो वह ज़ोर ज़ोर से छटपटाने लगती है। अचानक से वह अपनी होश में आती है। अब उसे अपनी ज़िंदगी के लिए डर लगने लगता है। उसे नहीं पता था कि उसे किन लोगों ने उठा लिया है। वह ज़ोर ज़ोर से छटपटाते हुए चिल्लाती है कि कौन हो तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। देखो, तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वह बार बार चिल्लाए जा रही थी, जिससे इरिटेट होकर वह लोग उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं, जिससे अब क्यारा कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर वह अपना हाथ पैर अभी भी पटक रही थी। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर मनीषा जी रेहान की ओर देख रही थी। इस समय हाल में पूरी तरह से शांति पसरा हुआ था। वहीं रेहान भी शांत था। तभी अचानक से सुरेंद्र जी बोलते हैं कि बच्चा, तुम शांत रहो, तुम परेशान ना हो। किया तुमसे दूर नहीं जा सकती है, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। वह ज़रूर तुमसे नाराज़ हुई होगी, जिस वजह से वह तुमसे बात नहीं कर रही होगी। उसकी बातों को सुनकर रेहान अपने रूंधे हुए गले से बोलता है कि नहीं डैड, वह सच में मुझे छोड़कर चली गई है, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। पता नहीं वह कहाँ चली गई। हम में से किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उसके घर में भी किसी को नहीं पता है कि वह कहाँ गई। बस वह अपनी माँ से इतना ही कहकर गई है कि उसे यहाँ से दूर जाना है और उसे कुछ रिलैक्स चाहिए, इसलिए वह जा रही है। जब उसकी मर्ज़ी होगी वह आ जाएगी, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन मुझे पता है कि वह सिर्फ यह अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए कहकर गई है। वह बिल्कुल भी नहीं आएगी। वह मुझे छोड़कर जा चुकी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ डैड, आप उसे ढूंढिए। वहीं अपने बेटे को इस तरह टूटा हुआ देखकर सुरेंद्र जी से बर्दाश्त नहीं होता। वह तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं। अब रेहान की आंखों से आंसू की 2 बूंद छलक जाती है, जो सीधे सुरेंद्र जी के कंधे पर गिरता है। उसकी गर्माहट को महसूस कर सुरेंद्र जी की आंखें बंद हो जाती है। आज पहली बार उनका बेटा रोया है। उनका दिल, जो कि पत्थर का था, वह भी पिघल गया। एक पल के लिए उन्हें ऐसे लगा जैसे मानो उनके सीने से उनका दिल धड़कना ही भूल गया हो। यह एहसास बहुत ही दर्द पहुंचाने वाला था जब उनका जवान बेटा उनके सामने इस तरह टूटा हुआ था। वहीं मनीषा जी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वह अपने बेटे के लिए ही तो इतनी मुश्किलों से बचकर यहाँ तक पहुँची हैं, और आज उनके बेटे की ऐसी हालत है, वह कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। वह रेहान को पीछे से ही गले लगाते हुए बोलती हैं कि बच्चा, तुम फिक्र न करो, किया जहाँ कहीं होगी मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। यह तुम्हारी माँ का वादा है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं किया को ढूंढ लाऊंगी। बस तुम इस तरह से मत टूटो।
अगर तुम टूट गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वहीं अपनी माँ की ऐसी बातों को सुनकर एक पल के लिए रेहान ठिठक जाता है। उसने तो अपनी माँ के बारे में ही नहीं सोचा। वह कैसे इनके सामने अपना इमोशन इस तरह से शो कर सकता है। उसे अच्छे से पता था उसकी माँ उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है और उसे इस हाल में देखकर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। वह तुरंत ही अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढ ही लूँगा, बस थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। वहीं मनीषा जी अपने बेटे को तसल्ली देते हुए बोलती है कि बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं उसे ढूंढ लूँगी, वह जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ज़रूर ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगी, यह तुम्हारी माँ का तुमसे वादा है। रेहान को पता था कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर वह कोशिश करेगी तो शायद हो सकता है वह किया तक पहुँच जाए। वहीं रेहान अब यहाँ और रुककर इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। वह तुरंत कहता है कि माँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे अभी कुछ काम है। इतना कहकर वह एक पल भी नहीं रुकता, ना ही एक बार भी पीछे मुड़कर देखता है। वह सीधे अपने फ्लोर पर चला जाता है। वहीं मनीषा जी और वहाँ खड़े सुरेंद्र जी को अच्छे से पता था कि इस वक्त उनका बेटा खुद को संभाल नहीं पा रहा है और वह उनके सामने इस तरह से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता है, जिस वजह से वह यहाँ से चला गया। मनीषा जी का दिल टुकड़ों में बट रहा था। अगर उन्हें थोड़ा भी अंदाज़ा होता कि वह घटिया लड़की उनके बेटे की ज़िंदगी में इस तरह ग्रहण लगाने आई है तो वह तो उन्हें दुनिया से भी हटाने में एक पल के लिए ना सोचती। वह अपने परिवार और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उसके लिए तो वह अपनी जान भी दे सकती हैं, तो किसी की जान लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी वह एक वक्त की माफिया क्वीन रह चुकी हैं, इसलिए उन्होंने बहुत खून बहाया है। लेकिन जब बात उनके परिवार की है तो वह आज भी उस जगह को बरकरार रख सकती हैं। उन्होंने सोच लिया था कि क्यारा का किया उसके परिवार को भी भुगतना होगा। भले ही वह उसकी दोस्त है, पर उसके बच्चे से बढ़कर नहीं हो सकती हैं। और वैसे भी इनके बीच कोई खास ऐसी दोस्ती नहीं थी जिस पे वह एक दूसरे के लिए जान छिड़के। यह तो एक बिजनेस फ्रेंड थे, उनके बिजनेस के साथ उनका अच्छा बनता था, बस इस वजह से उनकी दोस्ती भी अच्छी थी। वहीं दूसरी ओर वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और आज वह कॉन्सेप्ट का दिन भी आ जाता है। चारों तरफ का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म था। मॉरिशस में तो भीड़ मची हुई थी, पब्लिक की इतनी ज़्यादा भीड़ थी। कॉन्सेप्ट की जगह पहले दूसरी रखी गई थी, लेकिन जैसे ही वहाँ की भीड़ का अंदाज़ा लगाया गया और जिस तरह से वहाँ बाहरी लोग भी आ रहे थे, उसे देखते हुए अब उन्हें एक बड़ी जगह का डिसाइड किया। और यह जगह वहाँ के एक बड़े फुटबॉल मैच का ग्राउंड था, जो कि सिटी से बाहर एक खाली जगह पर बना हुआ था। यह जगह उन लोगों ने इसलिए डिसाइड किया जिससे सिटी में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो और बाहरी देशों से आने वाले लोग उधर से ही आएँ और उधर से ही निकल जाएं, सिटी में उनकी एंट्री ना हो, जिस वजह से वहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। उसका यह निर्णय बाकी सभी लोगों को भी अच्छा लगा और उस सिटी की जनता भी उसके इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी यह आइडल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो अपने इस समय भी उसने अपना न देखकर यहाँ के लोगों का ख्याल रखा, इसलिए उनके दिल में अब वह और ज़्यादा उतर चुकी थी। वहीं जैसे कॉन्सेप्ट का समय नज़दीक आ रहा था, वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी।
चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा शोरगुल था। सबके जवां पर बस एक ही बात थी कि वह लोग आज सिर्फ सरगम को लाइव देखने के लिए आए हैं। वह देखना चाहते थे कि वह कैसी है, वह फिगर जिसे वह सिर्फ आज तक अपने सपनों में ही अमेजिंग कर सकते थे। वह लोग अपने इस आइडल का कई तरह से अपने मन में तस्वीर बनाते और फिर उसे खारिज करते कि नहीं, वह ऐसी नहीं होगी, वह वैसी नहीं होगी। लेकिन अब जब आज उन्हें सामने से देखने का मौका मिला तो वह खुद को नहीं रोक पाए। कई देशों से यहाँ लोग आए हुए थे, इसी में इंडिया से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे। इंडिया में उसके गाने बहुत ही ज़्यादा फेमस थे क्योंकि उसके गाने की कुछ शैली इंडियन टाइप की थी, जिसलिए वहाँ के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और इसी भीड़ में रजत और तारा और उसके दोस्त भी शामिल थे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जैसे ही यह न्यूज़ वायरल हुई थी कि सरगम लाइव कॉन्सर्ट करने वाली है, तो वह लोग भी जो कि सरगम के बहुत बड़े फ़ैन थे, वह लोग तो दीवाने थे उसकी आवाज़ के। वह भी खुद को नहीं रोक पाए और वह लोग भी यहाँ आ पहुँचे। इस समय तारा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि पिछले कई दिनों से उसका बहुत ही ख़राब कंडीशन चल रहा था। उसकी पॉकेट मनी भी बंद हो चुकी थी और वह जो गुंडे उसका वीडियो बना लिए थे, वह उसे बार बार ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठते रहते थे, जिस वजह से उसके पास रखी गई उसकी जमा पूंजी भी अब ख़त्म हो रही थी और उसका मूड इस समय बहुत ही ख़राब हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि सरगम लाइव आने वाली है, तो उसने अपने मूड को ठीक करने के लिए यहाँ आना ठीक समझा। और वहीं उसका पूरा खर्चा रजत उठाने वाला था, इस वजह से वह और भी ज़्यादा खुश हो गई। और जहाँ बात पैसे की हो, भला वहाँ तारा खुश क्यों नहीं होगी। वह लोग भी यहाँ एंजॉय करने के लिए पहुँच गए थे, अपने आइडल को देखने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिन्हें वह अपना आइडल समझ रहे हैं, वह उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिनके हाथों जल्दी ही उनका भी खात्मा होने वाला है। बहुत हो गया इन लोगों को फ्री इस तरह आज़ाद घूमते हुए, अब इनका वक्त भी तो आने वाला था। तो वह कैसे आने वाला है, यह तो आगे के एपिसोड में आपको पता ही चल जाएगा। फ़िलहाल चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की जगह पर। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताएंगे, ना ही वहाँ की भीड़ और पब्लिक के बारे में, और ना ही कुछ भी। अब सीधा डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट को शुरुआत करते हैं। एक बड़े स्टेज पर, जहाँ किया के सारे दोस्त पहले से ही खड़े थे अपनी पोजीशन पर। उनके हाथों में गिटार था और वह अपनी पोजीशन लिए खड़े हुए थे। तभी वहाँ एक फोकस लाइट पड़ती है, जिस पे से पर्दे के पीछे से सरगम सबके सामने आती है। वहीं जैसे ही सरगम सबके सामने आती है तो पब्लिक में एक बार ज़ोर से शोर मच जाता है, सरगम सरगम सरगम। चारों तरफ बस सरगम सरगम की ही आवाज़ गूंज रही थी। सभी के ज़बान पर बस वही एक आवाज़ था। वहीं पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि जगह जगह पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे, जिससे सभी लोग आराम से सरगम को देख सके। यह सारी व्यवस्था किया ने पहले ही करवा रखी थी, जिससे वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आखिर में वह इतनी दूर से उसे देखने के लिए ही तो आए हैं, और जिस तरह यहाँ पब्लिक भरी हुई है तो उसे देख पाना तो मुश्किल ही होगा। इसलिए उसने वहाँ बड़े बड़े स्क्रीन लगवा दिए थे, जिससे उसे आराम से देख सकें। वहीं वह शो शुरू होता है। जैसे ही गिटार की धुन उनके कानों में पड़ती है, इतना ज़्यादा शोर था, वह एक ही पल में शांत हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे मानो वहाँ अगर कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी आवाज़
सबको सुनाई पड़ जाएगी। इतना तो कोई नेता नहीं, यह कह लो कि कोई चहेता नेता भी भाषण देने के बाद शांत कराता होगा, तब भी शांति नहीं आती है। किया के गिटार के एक धुन ने कर दिया था। फिर किया अपना धुन बजाना शुरू करती है, उसका साथ देते हुए उसके दोस्त जो पिछले 10 दिनों से उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, वह भी अपना अपना गिटार बजाना शुरू कर देते हैं। यह धुन इतनी प्यारी थी कि सबका मन मोह लेती है। तभी किया गाना शुरू करती है। गाने के बोल में सबसे पहले लाइन पर था, एक मासूम सी लड़की, बहुत ही भोली भाली सी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी सी। उसकी हंसी की खिलखिलाहट और उसकी मस्ती, जैसे ही यह बोल लोगों के कानों में जाती है, वैसे ही लोगों की भावनाएं भी उस गाने के साथ जुड़ जाती है। और अब सब अपने अपने मन में वही चीज़ महसूस कर रहे थे जो किया गाने में बोल रही थी। ऐसे लग रहा था मानो उसके गाने ना हो, उसके गाने की बोल ना होकर वह किसी के सामने एक मूवी का पूरा दृश्य दिखा रही है। और फिर उस लड़की का कॉलेज जाना और अपनी पढ़ाई शुरू करना, फिर उसे किसी से प्यार होना और प्यार के वह हर खट्टे मीठे एहसास, वह हर एक पल जो कोई भी लड़का और लड़की जीना चाहेंगे, वह हर एक प्यारा प्यारा पल जब वह एक दूसरे के साथ अपने प्यार का एहसास करते हैं। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मीठी थी और धुन इतना ज़्यादा प्यारा था जिसे सुनकर सबकी आंखें बंद हो जाती है और एक पल के लिए वहाँ बूढ़े से लेकर जवान तक सभी अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्यार का यह एहसास वह खुद जी रहे हैं। गाने के बोल के साथ साथ वह खुद को उसमें उतार रहे थे। सारी पब्लिक ऐसे लग रहा था कि उस दुनिया में उतर गई है और वह अपने पार्टनर के साथ प्यार के अनमोल पल को जी रही है। फिर तभी अचानक से म्यूजिक चेंज हो जाता है और अचानक से उसके सामने गाने के बोल बदल जाते हैं। आगे के बोल अब खतरनाक हो गए थे। उसमें उस बेइंतहा प्यार करने वाली लड़की को अपने पार्टनर के द्वारा दिए गए धोखे का वर्णन होता है, जिसमें वह उसे उसकी ही बहन के साथ चीट कर रहा था और वह उसे धोखा दे रहा था। यह सब इतनी जल्दी बस एक ही सेकंड में चेंज हुआ कि अचानक से सबका मूड उसी तरह फिर से चेंज हो गया। ऐसे लग रहा था मानो किसी ने इतनी बड़ी पब्लिक को हिप्नोटाइज कर लिया हो। वहाँ ग्राउंड में जितने भी लोग बैठे थे उन सबका माइंड बस एक ही सेकंड में चेंज हो चुका था और अब वह उस बोल के साथ उस पल को एहसास कर रहे थे जब उसने उसे कैसे धोखा दिया और कैसे उसके साथ फ्लर्ट करता रहा, फिर कैसे उसने उसकी दोस्त के साथ अपना रिलेशन बनाया और फिर कैसे वह उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था। धीरे धीरे कर एक एक पन्ना उस लड़की के सामने खुल रहे थे, जिस वजह से उसका दिल टुकड़ों में बिखर रहा था। यह सब सारे एहसास अब वहाँ बैठी पब्लिक खुद में एहसास कर रही थी। उनकी आंखों से अब आंसू भी बहना शुरू हो गया था। वहीं हर एक दर्द को किया बारीकी से अपने गाने के जरिए बता रही थी। हर एक दर्द, हर एक पल, हर एक एहसास को जिसने उसने खुद जिया था। हाँ, यहाँ बैठी पब्लिक को नहीं पता था कि यह उसकी अपनी ज़िंदगी की कहानी थी। हाँ, आज किया अपनी ज़िंदगी की कहानी को ही बता रही थी, लेकिन वह उन दर्दों को एहसास कर सकते थे, वह उसे फील कर रहे थे। फिर अचानक से गाने का म्यूजिक फिर से चेंज होता है और फिर उन लोगों का धोखा
उस लड़की के सामने आ जाता है, जिस वजह से उस लड़की का रोना, उसका बिलखना, उसका दर्द से तड़पना, उसके दिल के हजारों टुकड़े एक एक कर सारे पन्ने उनके सामने खुलता है और उस लड़की का बेइंतहा दर्द, उसके दिल का पछतावा कि उसने क्यों ऐसे लड़के से प्यार किया। सारे लोग इस दर्द को महसूस कर सकते थे। वहाँ बैठी पब्लिक के आंखों में आंसू था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके आंखों में आंसू ना हो। ऐसे लग रहा था मानो वह धोखा, वह दर्द वह खुद ही फील कर रहे हैं। म्यूजिक के साथ साथ गाने की बोल भी इतनी लाजवाब थी कि ऐसे लग रहा है मानो उनके सामने कोई गाना नहीं बल्कि एक वीडियो चलाया गया हो, जो वह देख रहे हैं अपनी आंखों से, अपनी खुली आंखों से। सारा सीन एक एक कर बारी बारी से उनके सामने चल रहा है। वहीं अचानक से फिर सीन चेंज होता है और उस प्यारी और मासूम सी लड़की के उस बॉयफ्रेंड का धोखा सामने आता है और उसकी सौतेली बहन का धोखा उसके सामने आता है। और सब कुछ जानते हुए भी वह लोग बेशर्मों की तरह उस पर हंस रहे थे। वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। उसका मन इस वक्त कर रहा था कि वह इन्हें जान से मार डाले। वह लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही वह कुछ कर पाती कि वह लोग उसे पकड़ लेते हैं। और अब उसके साथ वह क्या करने वाले हैं? क्या वह उससे खुद को बचा पाएगी या फिर वह लोग उसके साथ कुछ बुरा करेंगे? फिर अचानक से म्यूजिक चेंज होता है और फिर वहाँ एक भयानक म्यूजिक चलने लगती है और वहीं किया की आवाज़ में डर, घबराहट और बहुत सारे ऐसे इमोशन एक साथ आते हैं जिसे सुनकर वहाँ बैठे सभी के दिलों में वही इमोशन जाग जाते हैं। ऐसे लग रहा था मानो वह खुद को फील कर रहे हों, वह खुद को उस सिचुएशन में रख कर देख रहे हों। उनके सामने वही सिचुएशन थी जब उन लोगों ने किया को पकड़कर अपने पास कैद कर लिया था। लेकिन इसी के साथ ही जैसे ही पूरी पब्लिक उस सिचुएशन में पहुंची और अब उस लड़की के साथ क्या होने वाला है, क्या उस लड़की की ज़िंदगी बच पाएगी, क्या वह उनकी कैद से भाग पाएगी या फिर उसके साथ आगे क्या होगा, और फिर क्या वह लड़की अपना बदला ले पाएगी। लेकिन इन्हीं सब प्रश्नों के साथ किया अपने गाने को रोक देती है। यानी यहाँ पर उसका यह गाना ख़त्म हो गया था। उसके गाने रोकने के बाद भी 10 मिनट पूरी हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा और अब किया यानी सरगम आगे गाने वाली है। अब सरगम आगे क्या गाएगी, अब क्या होगा। लेकिन सरगम तो आगे कुछ गा नहीं रही थी। सब अपनी आंखें बंद किए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे कर जब सभी अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सरगम खामोशी से वहाँ खड़ी है और म्यूजिक भी बंद हो चुका है। यानी क्या यह गाना इतने में ही ख़त्म हो गया, क्या इसके आगे नहीं है। तभी अचानक से हिप्नोटाइज हुए वह सारे लोग जैसे एकाएक उस सम्मोहन शक्ति से छूटते हैं और फिर अचानक से वहाँ शोर होना शुरू हो जाता है कि सरगम आगे गाओ, आगे क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ, आगे क्या है। तभी सरगम की एक प्यारी सी आवाज़ वहाँ पर गूंजती है कि प्लीज़ आप लोग शांत हो जाओ। बस इतना कहना था कि पूरा का पूरा ग्राउंड एकदम से साइलेंट हो जाता है। उसका बोलना ही था कि वहाँ पे ऐसे साइलेंट छा जाता है जैसे लाखों करोड़ों लोग वहाँ न बैठकर वहाँ कोई ना हो, पूरा का पूरा ग्राउंड खाली हो। वहाँ पर बस लोगों के सांसें लेने की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी। उन लोगों को ऐसे लग रहा था कि अगर वह शांत न हुए तो वह सरगम की बातों को नहीं सुन पाएंगे और वह उसे मिस नहीं करना चाहते थे। कंडीशन यह नहीं थी, कंडीशन बस
इतनी सी नहीं थी। यहाँ तो हाल यह था कि दुनिया भर में टीवी पर उसे लाइव देख रहे लोग भी अपने मुंह को इस तरह से बंद कर लिए थे, जैसे अगर उन्होंने एक भी बार सांस भी ली तो आगे सरगम जो बोलेगी वह सुन नहीं पाएंगे। वहीं उसे लाइव देख रहे बहुत से नेता और पॉलिटिशियन, वह तो उसकी सराहना दिल ही दिल में करने लगे। उसे एम्पायर करने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी के एक लफ्ज़ों में इतनी ताकत होती है। कोई कितना बड़ा किसी का चहेता नेता क्यों न हो, चाहे पूरी दुनिया उसे बहुत ज़्यादा मान सम्मान देती हो, लेकिन फिर भी उसे चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर कहना पड़ता है कि कृपया कर दोस्तों आप लोग शांत रहिए, भाइयों एवं बहनों एवं सज्जनों आप लोग शांत रहिए। आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वह आपके फ़ायदे की है। तब जाकर वहाँ पर कुछ सन्नाटा छाता है, वरना पब्लिक ऐसी चीज़ है कि अगर वह वहाँ हो तो बातें होना तो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो उन सब की आँखें इस नज़ारे को देखकर फटी की फटी रह जाती है कि कैसे बस उसके एक शब्द बोलने पर ही पूरी जनता खामोश हो चुकी थी। वह तो दिल ही दिल में बोल रहे थे कि यार इसे एक सिंगर ना होकर कोई नेता होना चाहिए था। उसके एक इशारे पर पूरी की पूरी सत्ता ही पलट जाती। वह लोग तो मन ही मन किया की सराहना करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। वहीं तभी किया बोलती है कि शांत हो जाइए आप लोग, यह सिर्फ इस गाने का पहला पार्ट है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि यह 3 पार्ट में आने वाला है। अभी आपने स्टोरी का पहला पार्ट ही सुना है, बाकी दूसरी और तीसरी स्टोरी आने बाकी है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जल्दी ही दूसरी और तीसरी स्टोरी भी आपके सामने होगी। सो आप लोग अभी बस इतना एंजॉय कीजिए और मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट बनाकर आपके सामने लाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर एक बार फिर से ग्राउंड में जोरों की आवाज़ आने लगती है कि नेक्स्ट एपिसोड आप कब लाने वाली हैं। सभी की जगह पर बस यही शब्द थे। वहीं बाकी की पब्लिक जो टीवी पर यह लाइव शो देख रहा था उनकी जुबान पर भी यही शब्द थे। वह भी जानना चाहते थे कि आखिर आगे का पार्ट कब आएगा, क्या यह भी पिछली बार की तरह ही होगा, क्या उन्हें अब महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था सरगम साल में बस 2 से 3 गाने ही लॉन्च करती है, तो यह सोचकर ही उन्हें बेचैनी होने लगती है। वह इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि प्लीज़ सरगम प्लीज़, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर देते हैं कि अरे यार आगे का सुनाओ, नहीं तो मेरी तो जान ही निकल रही है, मुझे आगे का सुनना है। कोई तो कहने लगा था कि अरे मैं खाना ही नहीं खा पाऊँगा, मुझे आगे की स्टोरी सुननी है, प्लीज़ आप जल्दी करो। वहीं उन लोगों की बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। फिर सरगम सबको शांत करते हुए बोलती है कि प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए, मैं इस नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही लाने वाली हूँ। तभी सब लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि प्लीज़ आप डेट बता दीजिए, नहीं तो हम सुकून से नहीं रह पाएंगे, हमें सांस लेने में भी मुश्किल होगी। उन लोगों की ऐसी चटपटी सी बातों को सुनकर अब सरगम को भी
हंसी आने लगती है। वह क्या कहे इन लोगों को, उसे तो खुद भी नहीं पता है कि वह नेक्स्ट पार्ट कब ला पाएगी, लेकिन फिर भी वह उन्हें इस तरह निराश नहीं करना चाहती थी। तो वह कहती है ठीक है, मैं अगले हफ्ते इसका नेक्स्ट पार्ट लॉन्च करूँगी। जैसे ही उसका यह कहना था कि पूरे ग्राउंड में ज़ोर ज़ोर से सीटियों और तालियों की आवाज़ गूंज जाती है, क्योंकि सभी को नहीं यकीन था कि इसका नेक्स्ट पार्ट उन्हें इतनी जल्दी सुनने को मिलेगा। यह तो बस ऐसे ही बीत जाएंगे, एक हफ्ते क्या होते हैं। अब सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वह लोग सभी दिल से सरगम को थैंक्स कहने लगते हैं। वह लोग बोल रहे थे कि थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना सोचा, नहीं तो हमें अच्छे से पता है आप अपने गाने साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही लाती हैं, लेकिन आपने हमारे लिए इतनी जल्दी इसे लाने को चुना। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपका गिफ्ट होगा। हम आपके इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। आप हमारे लिए हमारी सबसे बेस्ट आइडियल हो, जिसे अपने फैन की परवाह है। जितने ताली की गूंज और सीटियों की आवाज़ उस मैदान में गूंज रही थी, उससे कहीं ज़्यादा दुनिया भर के घरों में शोर गूंज रहा था, क्योंकि वह लोग भी सरगम के इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश थे। तो दोस्तों, अब आपको आगे क्या लगता है, क्या सरगम इसका नेक्स्ट पार्ट लॉन्च कर पाएगी, और क्या रेहान और अक्षत को पता चल पाएगा कि उनकी बहन और उनकी एंजल कहाँ पर है? क्या रेहान इस गाने के ज़रिए सरगम को ढूंढ पाएगा? क्या रेहान को भी सरगम के मॉरिशस में होने के बारे में पता चल पाएगा? आगे की स्टोरी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है मुझे कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्दी ही यह स्टोरी मैं पूरी करने वाली हूँ, इसलिए दोस्तों बस 2-3 एपिसोड तक आप लोग और बने रहें इस स्टोरी के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए मेरे सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।